प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मखसूस नशस्तों का केस अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि शायद एक दो समातों में अब ये सिमट जाए। अब जाहिर है इसके दो नताइज हो सकते हैं, या तो फैसला बरकरार रहेगा जो 8-5 की अक्सरियत के साथ 12 जुलाई को तफसीली फैसला आ चुका है, और या फिर नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली जाएगी। अगर ऐसा होता है कि नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है या फिर वो फैसला बरकरार रखा जाता है, तो दोनों सूरतों में इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आएगा। यानी अगर तो ये रिव्यू मंजूर कर दिया जाता है तो फिर बाकी सियासी जमातों को मखसूस नशस्तें दे दी जाएंगी, हुकूमत को तकरीबन 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी और उसके बाद आईनी तरमीम करना आसान हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, ये बहुत अहम सवाल है आज के इस मौजूदा हालात में। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से गो अहेड मिल गया है कि वो एक तहरीक चलाने की तैयारी करें। अलीमीन गंडापुर साहब ने भी इसकी तस्दीक की है और आज अलीमा खान साहबा ने भी इसकी तस्दीक की है कि इमरान खान ने कहा है कि बड़ी तहरीक चलाने की आप तैयारी करें और जल्द बड़ी तहरीक चलाएं। तो दूसरी तरफ अगर ऐसा होता तो क्या होने जा रहा है, फिर बजट आ रहा है। अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि अगर हमारी जो मुआशी टीम है उसकी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाती तो IMF वाले मामलात पर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर आप जाने और IMF जाने, हम इसके पाबंद नहीं हैं कि जो उनकी शराइत हैं उसके मुताबिक अपने बजट को तरतीब दें। ये अलीमीन गंडापुर साहब ने कह दिया है। तो दूसरी तरफ मलिक अहमद खान भच्चर साहब ये दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी PMLN के 60 MPs जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, वो बस अगले इलेक्शन में टिकट मांग रहे हैं और वो कहते हैं हम आपके साथ आने को तैयार है। ये दावा कितना दुरुस्त है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुश आमदीद। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। न्याजी साहब आपको भी खुश आमदीद। और ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हिलाल साहब खुश आमदीद। सबसे पहले हफीजुल्लाह न्याजी साहब, ये मखसूस नशस्तों के केस का कुछ भी फैसला हो, ज़ाहिर है दोनों में से एक फैसला होगा, इसका इम्पैक्ट आप पाकिस्तान की सियासत पर क्या देखते हैं? मेरा ख्याल है जी, पहली बात तो यह है कि जो इम्पैक्ट उसने डाला था वो तो डाल चुके हैं कि आपके पास नशस्तें नहीं हैं। उसके बाद उसके बगैर ही रावी चैन लिख रहा है, सेनेट चल रही है, नेशनल असम्बली चल रही है, आईनी तरमीम हो चुकी है और सेनेट के अंदर कभी एक ये नुकता आया नहीं है कि इसके अंदर कोई वैक्यूम है। अब यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि 26वीं आर्मी तरमीम जो है उसने एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट मेरिट में भी फैसला करे तो भी जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जो PTI के रैंक्स और पूरा पाकिस्तान बल्कि मेरे समेत हम सब समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जिस हालात में हुई है या जो अवामिल कार फरमा रहे हैं वो ऐसे नहीं कि जो अप्रिशिएट किया जाए, या इस आईनी तरमीम के ऊपर अगर 15, 20, 40, 50 साल बाद को बंदा लिखे तो कहेगा कि ये आईनी तरमीम जो है किसी तरह भी आइन के मेरिट के को पूरा करती है। हालांकि जो आप देखें जुल्फिकार भुट्टो साहब ने 7 तरामीम की, पहली को छोड़ दे, फिर उसके बाद उन्होंने 6 तरामीम की। बाकी तरामीम वो हैं कि जिसको जमहूरियत के माथे पे काला दाग समझा गया था, उसमें वो सारी अदालतों की तरामीम थी। तफसील में जाए बगैर कि अदालतों के जजेस तब्दील हो सकते थे, चीफ जस्टिस तब्दील किया जा सकता था, ये आपकी तरामीम हुई थी और वो बड़ी जायज हुई थी। भुट्टो साहब के पास 2/3 एब्सोल्यूट हक्की सच्ची जो है वो एक मेजॉरिटी थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आप अगर कोई फैसला करवा भी लेंगे और होगा भी, मेरा ख्याल है वही कि जो मन भाएगा और जिस तरीके से जो है फैसले आ रहे हैं, क्योंकि अदालत की बड़ी लिमिटेशन है आईनी अदालत की, वो ऐसी नहीं है कि उसको जो है उसके पास कोई आज़ादी हो और फिर जबकि आईनी जजेस जो है मर्जी से आप लगा दें, मर्जी से आप चला दें। तो वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका कोई भी खमियाजा नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल है कि उसमें ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज जो है जो नशिस्तों के अंदर जो ऑलरेडी नहीं भरी गई वो वैक्यूम मौजूद है, उसके बगैर अभी चैन लेकर निजाम चल रहा है और मेरे नहीं का कोई फर्क पड़ेगा। सही है। राना साहब, जब ये फैसला आया था कि महसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं, तो उस फैसले को और फिर तफसीली फैसला आया, उस पर इलेक्शन कमीशन ने को इबाम था, उन्होंने इस इबाम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वजाहत भी कर दी, फिर भी वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब अगर ये फैसला आ जाता है कि नहीं, ये महसूस नशस्तें बाकी सियासी जमातों में बांट दी जाएं, तो क्या अब भी कोई खदशा मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन इसको इंप्लीमेंट ना करे?
नहीं, मेरे ख्याल से अगर अब कोई फैसला आता है और वो हतमी फैसला होता है, फिर तो ये इसके बाद तो जो है कि रिव्यू नहीं होता, तो फिर वही फैसला होगा। तो मेरे ख्याल से अब तो कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि इसको डिले किया जाए, और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा फैसला जो भी सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर डिसीजन लेती है। सही है। और अगर एडवर्स डिसीजन आता है, यानी जो पहले से डिसीजन है वही बरकरार रहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को निशस्तें मिलनी चाहिए, तो फिर अब पीएमएलएन का स्टांस क्या होगा? क्योंकि पीएमएलएन ये समझती है कि नहीं, हम तो कानून साजी कर चुके हैं और कानून साजी के बाद सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। तो फिर आपके ख्याल में अगर रिव्यू में भी यही सुप्रीम कोर्ट फैसला बरकरार रखती है, तो फिर आपका मौक़िफ़ गलत होगा या स्पीकर साहब का, और ये फैसला इंप्लीमेंट हो जाएगा? नहीं, देखिए, कानून साजी तो जो भी हुई है वो तो जो है इट इज नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, और वो तो सस्टेन करेगी। उसके ऊपर तो जो भी फैसला है कोई असर अंदाज नहीं होगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो पिछला वक्त गुजर गया है और उसमें जो भी फैसले हुए हैं वो तो बरकरार रहेंगे। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड जो भी फैसला होगा ये वो फिर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इसके बाद तो अब कोई आगे मजीद गुंजाइश नहीं है। जो कंफ्यूजन थी इलेक्शन कमीशन को या जो स्पीकर साहब को जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो अब इस स्टेज पे आके जब एक फाइनल डिसीजन आता है वो क्लियर हो जाएगा। सही है। हिलाली साहब, इसमें एक मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि ये फैसला उनके हक़ में आए। ज़ाहिर है वो फ़रीक हैं, तो हर फ़रीक तो यही चाहता है ना कि फ़ैसला उनके हक़ में हो, लेकिन हुकूमत के पेश नज़र जो फ़िक्र है, सोच है, वो ये है कि हम उसके बाद फिर कुछ मज़ीद आईनी तरमीम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर जो है वो पूरा 2/3 मेजॉरिटी हमें हासिल हो जाएगी मखसूस नशस्तें मिलने के बाद। लेकिन इसके नतीजे में एक बहस भी जन्म लेगी कि भाई ये जिसका हक ही नहीं था उनको नशस्तें कैसे मिल गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखिए फिर से दीवार के साथ लगा दिया गया है। कौमी यकजहती का जो माहौल मुल्क के अंदर बना था वो सारा माहौल ख़राब हो गया है। फिर शायद इस तरह की बहसें पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगी। आप इस केस के फैसले के नतीजे में पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है, सियासी माहौल क्या बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए असद साहब, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के पास 1 साल है। वो 1 साल में हम जो नया इक्विपमेंट शायद मिले चाइना से, उसको हमें अब्जॉर्ब करना है और उसको हमने ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। जो अगला झड़प होगा और आज से उस पे इंडिया तुला हुआ है। उससे पहले हम चाहते हैं कि इस मुल्क यूनाइटेड हो, इस मुल्क में यूनिटी आए, और इस मुल्क में इस किस्म के जो शाख्स बने हुए हैं और हर किस्म की डिसयूनिटी है वो ख़त्म हो। तो मेरे ख्याल में अगर जो भी फैसला आया अगर वो हमें यूनिटी के तरफ ले गया तो ठीक है, अगर वो नहीं ले गया तो हम जब वो वक्त आएगा जब हमें इत्तेफाक करना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। और ये मुल्क, पाकिस्तानी मुल्क यूनाइटेड है, हालांकि ये अभी भी ये सिचुएशन है कि लॉ एक चीज कहता है, पार्टीज एक चीज कहते हैं, और ये मगर हमारा ये था क्या जरूरी ये है कि ये खत्म हो, और कोर्ट डिसीजन जो भी हो, मेरे ख्याल में एक्चुअली हमें डिटरमिन करना चाहिए कौन है रिप्रेजेंटेटिव्स, द जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, और उसको लेके ये तो अदालती फैसले से फिर जाहिर डिटरमिन हो जाएगा, और हम एक फैसला डिटरमिन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर। मैं लेकिन इसमें मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए निसार जट साहब मौजूद हैं। जट साहब बहुत शुक्रिया सर। ये एक तो इमरान खान साहब ने तहरीक चलाने का कह दिया, और दूसरा ये मखसूस नशस्तों का फैसला अब करीब लगता है, अगरचे अभी समाज चल रही है लेकिन आखिरी मरहले में है, क्योंकि उसमें पीएमएलएन भी, पीपल्स पार्टी भी दलाइल नहीं देना चाहती, इलेक्शन कमीशन ने भी दलाइल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने तहरीरी तौर पर सबमिट कर दिया, यानी कि वो कह रहे हैं कि जल्दी इसको समेटें। तो अगर ये फैसला आपके हक में नहीं आता तो ये जो तहरीक चल रही है, क्या इसमें ये वाला एलिमेंट भी शामिल हो जाएगा या वो किसी और मौजू पर ही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो तहरीक है वो तो हमारी ऑलरेडी चल ही रही है, और हम तो पाकिस्तान में आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ की तो बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इस तहरीक को अमली जामा पहनाना, पब्लिक में लेकर जाना, मैं उम्मीद करता हूं गवर्नमेंट से और से कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इतनी रियायत कर दें कि वो अपना मौकफ जो है पब्लिक नहीं है, पब्लिक का मौकफ जो है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उसको उजागर करने में हमें इतनी गुंजाइश कर दे कि ना तो पुलिस, ना लाठीचार्ज, ना ये जो जुल्म और सितम की जो दीवार है से रोक लिया जाए। तो मेरा 2 दिन की मार है ये, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मांगी तांगे की हुकूमत है, इसके तो पल्ले अब वैसे भी कुछ भी नहीं रहा। जितनी अनसर्टेनिटी इस हुकूमत और रह गई बात अदलिया के फैसले की, मैं समझता हूँ कि अदलिया के फैसले में एक बात को मैं कोट जरूर करना चाहूंगा कि जो आपके 39 मेंबर्स हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिक्लेयर किया गया, ठीक है जी, और हमें निशानात नहीं मिले, वो ये जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहले हियरिंग चल रही थी, ये 39 एमएस के फॉर्म जो थे जो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे, वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मंगवाए और जब वेरीफाई किया तो पता चला ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं या एमएनएज हैं, इनको तो 39 मेंबर्स को सेपरेट कर दे, बाकी 41 के लिए उन्होंने गुंजाइश निकाली। वो गुंजाइश निकाली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जी बिल्कुल। अब फुल बेंच में उसको जो है वो उनके फैसले की तस्दीक करता है, नहीं करता। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम के हिसाब से, जब वहां पे इलेक्शन कमीशन को चाहिए था उनको वो निशान अलॉट करते ताकि वो अपनी सीट जीत सकते, ठीक है जी। लिहाजा मैं आपके प्रोग्राम की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करूंगा, वो एक मर्तबा अपना जो है सुन्नी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है हामिद रजा साहब, उनके नॉमिनेशन को फाइल को मंगाएं, उनको स्टडी करें। अगर तो उनके ऊपर सुन्नी तहरीक लिखा हुआ है, चलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो बल्ले का निशान छीन लिया गया था, सुन्नी तहरीक इंसाफ से तो उनका निशान नहीं छीना गया था, तो सुन्नी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को वो निशान क्यों नहीं दिया गया? ठीक अगर वो निशान उस वक्त मैलाफाइडी ना होती इलेक्शन कमीशन में, अगर ये 2 नंबरी इलेक्शन कमीशन ना करता, ठीक है, सुन्नी तहरीक इंसाफ से भी, तो मेरा ख्याल है तो ये बहस में हमें जाना ही ये सिचुएशन है। लेकिन मसला सर ये है ना कि वो जिन 8 जजेस ने फैसला दिया था उसमें से सिर्फ 2 जजेस इस बेंच में बैठे हुए हैं, इसलिए वो सारी जो डिटेल्स है, ये वाली जो डिस्कशन आप बता रहे हैं, ये सारी डिटेल्स जिस बेंच के सामने रखी गई थी, ये तो वो बेंच ही नहीं है जो सुन रहा है, ये तकरीबन ये तो नया बेंच हो गया। ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसमें राना साहब मसला ये है कि एक तहरीक की बात हो रही है, अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जो है वो, बल्कि मैं अगर आप इजाज़त दें तो न्याजी साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब के सामने पहले ही सवाल रख दूं और मैं सुनवा दूं ज़रा ये जो अली मीन गंडापुर साहब ने तहरीक चलाने की बात की है, ज़रा आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। आगे की जो हमारा एक तहरीक चल रही है उसके हवाले से अब दोबारा जिम्मेदारी दी गई है कि मैं तंजीमों के साथ दोबारा मिलकर फिर दोबारा इस तहरीक को मैं भी अपना एक कंधा जो है, दोनों कंधे पहले की तरह भरपूर तरीके से दूं। तो इंशाल्लाह वो भी हुक्म खान साहब का आ गया है मुझे अब इसका, तो इंशाल्लाह वो देखेंगे कि आने वाले बहुत कम दिनों में ही दोबारा हमारी जो तहरीक का जो हमारा टेम्पो है इंशाल्लाह वो भरपूर तरीके से फिर चलेगा। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अलीमा खान साहबा ने भी आज इमरान खान साहब से जो है वो हिदायत लेने के बाद ये कहा है कि आज केस की समाअत थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी तहरीक चलाने का कहा गया है। अब आप ये तहरीक की शक्ल वैसे ही देख रहे हैं जैसे पहले 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ केपी से काफिला आया था, या इसकी कोई मुख्तलिफ नौयत देखते हैं कि एहतजाज जलसे किए जाएंगे और रैलियां निकाली जाएंगी, या क्या आपको शक्ल क्या नजर आ रही है इस तहरीक की? देखिए जी, पहली तो बात है, मैं 2 कमेंट्स करता जाऊं। ये हलाली साहब जो है जी, वो उन्होंने कहा जी कि जो चाइना ने जो जहाज हैं वो 10 महीने में, साल में मिलेंगे। यकीनन ये पहले की खबर थी। इसहाक डार साहब के जाने के बाद चाइना एग्री कर गया है और उसकी जो है कंफर्मेशन ही हो गया कि उन्होंने अपनी इन्वेंटरी से J-35 जो और J-31 जो उनके एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान को डिलीवर करने हैं। और अब उनका जो DF सिस्टम मिसाइल है जो उनका लेटेस्ट है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है, उस वो उन्होंने मिसाइल भी उसके साथ ही डिलीवर किए, जो कि बहुत ही लीथल मिसाइल है। और ये एक्सपोर्ट मॉडल नहीं है, ना पहले जो हमारे था जो DF-15 था वो एक्सपोर्ट मॉडल था, वो भी उन्होंने ओरिजिनल वही किया जो कि चाइना के अपने इस्तेमाल में है। दूसरी बात यह थी कि
ये जो तहरीक है, जो उन्होंने उसके ऊपर जो तहरीक है, तहरीक के बारे में मुझे सिर्फ 2-3 बातें रखनी है कि मुझे नहीं समझ आती कि तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक किसको कहती है? आया वो इसका तजर्बा नहीं रखती? इमरान खान साहब को तो इतना धरनों का और तारीख का इतना, बल्कि नाकाम तहरीक और नाकाम धरनों का इतना वसी और रीस तजर्बा है। इनको पता नहीं है कि 2014 में इमरान खान साहब ने वलवल अंगेज क़यादत जब पूरी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़ी थी और 2014 में आए थे, तो किस तरीके से उन्होंने उनकी हुकूमत ने रेस्क्यू करके उनकी जान छुड़वाई थी, वगैरह वहां पे 2 दर्जन बंदे रह गए थे 4-5 महीनों बाद। मेरे ख्याल है जट साहब उस वक्त तहरीक इंसाफ में होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बाद आए तहरीक इंसाफ में, बल्कि कई तो अभी जो पार्टी के इंचार्ज है उनको आए हुए मेरा ख्याल है साल भी नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद जब ये जो 10 अप्रैल 2022 के बाद उन्होंने 25 मई को आना था, उसमें भी इमरान खान साहब खुद वलवल अंगेज की क़यादत थी, पेशावर में उनकी हुकूमत थी और उसके लिए उन्होंने 40 जलसे किए 2 आवर्स में। और किसको नहीं पता कि यह ओपन सीक्रेट है कि उसके पीछे ओसी जो है तमतराक के साथ फैज हमीद की क़यादत में इमरान खान साहब को एड एंड बेड बने हुए थे, रिसोर्सेज फ्राहम कर रहे थे। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा 25 मई को आए, तो जिस माल के ताजर थे वो माल नदारत, बंदा न बंदे की जात, कितना नाकाम हुई थी कि अगले दिन को मजहबी टच देना पड़ा था 26 मई को। ये हमारे सामने हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिर 26 नवंबर को जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए इस्लामाबाद आए या रावलपिंडी आए, तो आप भी रावलपिंडी के जो रहने वाले पता है कि 6 रोड के ऊपर जलसा करना एक साइड पे क्या है, किसी कौमी लीडर का शान निशान है, वो जलसा जहां उन्होंने हल्फ लिए थे। तो बताने का मकसद यह है कि और फिर अभी लेटली पिछले 1 साल के अंदर 26 नवंबर तक वो 4 दफा डी चौक आ चुके हैं। एक दफा बुशा बीबी ने क़यादत की, ये 2-3 दफा अली मीन गंडापुर में क़यादत की। आज जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं अली मीन गंडापुर नफ्स नफीस क़यादत करेंगे, और हर दफा उनको हुकूमत की हर तरफ से उनको मदद थी केपी की। तो मुझे समझ नहीं आती, मैं तो अपनी एनालिसिस भी कर रहा हूँ, ये बैठे हैं जट साहब, ये शायद रहनुमाई करें कि क्यों कामयाब हो गई। नहीं कि कामयाब नहीं कर सकते, इमरान खान साहब बहुत है, उनकी बहुत फॉलोइंग है पब्लिक के अंदर, इसमें दो राय नहीं है। ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले कामयाब नहीं तो आप क्यों कामयाब होगी, आप कैसे होगी? बिल्कुल सही है, इसका जवाब तो जट साहब ही देंगे। लेकिन अगर मैं जट साहब के लिए पर जाने से पहले एक राना साहब की टेक ले लूं एक बहुत ही अहम नुक्ते पर, और वो है IMF का मामला, बजट का मामला। अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अगर हमारी मुआशी टीम को इमरान खान से ना मिलवाया गया तो फिर IMF के मामले में हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शरायत है उसके अंदर हम इनसे बैठेंगे भी नहीं और ना इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। इस तरह नहीं हो सकता। सर राना साहब, फिर IMF की शरायत के मामले पर आपको हिमायत नहीं मिलेगी, फिर आप जाने और IMF जाने, ये कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं। अली मीन गंडापुर साहब ने कह दिया। देखिए, बात यह कि मेरे ख्याल से जब खान साहब वजीर आजम थे तब भी वो जो है वो बजट नहीं देखते होंगे सूबे का या पंजाब का या KPK का। वो तो जो है वो इस बजट को भी, वफाकी बजट पे भी इतनी कोई उनकी तवज्जो नहीं होती थी, तभी तो पट्टा बैठा था मईशत का। तो अब जो है वो फिर से ये बहाना कर रहे हैं कि उन्होंने बजट देखना है और बजट उनको बताए बगैर जो है KPK की हुकूमत बजट नहीं करेगी। देखें, KPK की हुकूमत जो है उसका कोई लिंक नहीं बनता कि खान साहब से उन्होंने कोई बजट अप्रूव कराना है। इतनी इनमें अकल दानिश होनी चाहिए कि ये बजट अपना इंडिपेंडेंटली जो है वो बना सके। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, IMF का तो पहले से ही खान साहब जो है वो दुश्मन बने हुए हैं। जब वो हुकूमत से जा रहे थे, IMF का मुआहदा फाड़ के उन्होंने मुल्क के अंदर जो है वो माशी बारूद से उसको लेज करके और तबाही बचा के गए। और फिर जब हम IMF से कर रहे थे मुआहदा तो वो उसको भी सैबोटाज कर रहे थे। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए कि IMF का प्रोग्राम को अगर कोई सैबोटाज करने के लिए कोशिश कर रहा है तो वो या मोदी था या वो खान है या अभी PTI जो है वो अली अमीन है। और आपको वो ऑडियो कॉल्स तो, फेमस ऑडियो कॉल्स तो याद होंगी कि उसमें कहा गया कि खत लिख दें
तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पंजाब के, उसको उन्होंने कहा इसमें कोई मुल्क को तो नहीं नुकसान होगा, और फिर उन्होंने खत भी नहीं लिखा, लेकिन कुछ लोगों ने खत लिख दिया। बहरहाल देखिए, ये जो इन्होंने बात घूम फिर आके वहीं आ जाती है कि यानी कि अगर दहशतगर्दी का मामला है तो खान को पैरोल पे निकालोगे तो फिर हम जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और जब जंग की बात आती है तो वहां भी बात यही आ जाती है कि अगर खान को निकालोगे बाहर तो फिर जो है वो कुछ होगा, वरना इलीमा बीबी का ये कहना है कि हम तो जो है वो मार खाने के लिए तैयार हैं और जवाब नहीं देंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये मुल्की मफादात को एकदम से हर चीज को जोड़ देते हैं कि खान साहब से या मुशावरत या खान साहब की रिहाई या पैरोल पे उनको निकालेंगे। तो इस पर तो मैं अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। अगर ये चाहते हैं कि मुल्क को दोबारा सैबोटाज करना है, इसकी मईशत जो फल फूल रही है उसको दोबारा इन्होंने डंग मारना है, तो वो फिर हस्बे रिवायती होगा। बिल्कुल सही है सर। ये दोनों चीजें मैं अब जरा जट साहब के सामने रखता हूँ। निसार जट साहब, एक तो हफीजुल नैज़ साहब का सवाल था कि आपकी पहली तहरीक अगर कामयाब नहीं हुई तो अब क्यों हो गई, आप क्यों कामयाब होगी, और दूसरा ये है कि बजट को खैबर पख्तूनख्वा की जो इंतज़ामिया है, एडवाइज़र हैं, उनके सेक्रेटरी हैं, वो इस मामले को समझते हैं, उसका इमरान खान साहब से अप्रूव करवाना क्यों ज़रूरी है? ये तो महज आप मुलाकात करने के लिए एक शर्त रख रहे हैं, ये राना साहब का ख्याल है, क्यों कर रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले सवाल का तो मैं ये जवाब दे देता हूँ कि जी उन पहली तहरीकों का क्या फायदा हुआ। तो इनकी इतला के लिए अर्ज है कि उन तहरीकों के बलबूते भी पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान पे एतमाद किया, और आज इसलिए पाकिस्तान के सबसे नंबर 1 जो लीडर हैं वो इमरान खान है, जिसकी बुनियादी वजह उनकी कैंपेन थी, जिनके उनके जलसे थे, जुलूस थे, जिनको देखकर पूरे पाकिस्तान ने उन पर एतमाद किया। और आज ऐसी खौफ की है एक अलामत है हुकूमत के सर के ऊपर कि ये कहते हैं कि अगर हमने खान को छोड़ दिया तो अडियाला से लेकर बनी गाला तक खान साहब जो है वो हमारी हुकूमत का रास्ता ले जाएंगे। अगर तो न्याजी साहब इस बात से डिसएग्री करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती करेंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़े लीडर को आप कैद में डालें, रूल को तोड़ें, आइन को तोड़ें, पंजाब की अपना वो गवर्नमेंट को जो गैर आईनी थी वो उसका सारा काम करें, उसके बावजूद आप लोग इतनी ढिठाई से कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा खुशउस्लूबी से चल रहा है, पाकिस्तान बड़ा पांव पे खड़ा है। बेरोजगारी का आलम आप ये देखें, सड़कों पर आकर देखें, आपका मजदूर पिसके रह गया, आपका किसान पिसके रह गया। खाना कल्चर जो है आप लोगों ने सारा बैड गवर्नेंस के जुमरे कर दिया है। आप लोगों ने किया क्या है जो आप लोगों को शाबाशी है जिनके ऊपर एतमाद करें। तो मेरा ख्याल है कि ये डिमांड हमारी, इमरान खान की जो डिमांड है, ये पाकिस्तान के नौजवान की आवाज है, और इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाजी तहरीके हम चलाते रहेंगे, तब तक चलाते रहेंगे जब तक आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ की बात कंफर्म नहीं होगी, इस मुल्क में नाफिज नहीं होगा। अगर इसी तरह इसी सिस्टम में रहकर 17 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टर बना के मईशत की बातें करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के साथ इससे बड़ी हम ज्यादती हम नहीं कर सकते। दूसरी रह गई बात IMF की, आप अभी तक ये अपना राना साहब मेरे छोटे भाई हैं, इनसे पूछें कि इन जो बजट तैयार हो रहा है क्या किसी सियासतदान से अभी तक पूछा गया कि करना क्या है? किसी से पूछा है क्या? कुछ बजट की प्रपोजल पूछी गई है? सारा ब्यूरोक्रेटिक बजट है, IMF की डिक्टेशन से बना हुआ बजट है, अवाम के ऊपर बोझ है। बिजली आपके पास नहीं है, पानी आपके पास नहीं है, बेरोजगारी का आलम आप लोगों ने बढ़ा दिया। IMF की डिक्टेशन लेकर आप मजीद बोझ डाल के अवाम को जलीलो ख्वार करना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी आप बड़े पढ़े लिखे और बड़े मौजूद अंदाज में हुकूमत को चला रहे हैं। वो शर्म करे, वो खुदा खौफी करे। अगर यही हालात रहे पाकिस्तान की, सबसे कभी पाकिस्तान की में तरक्की आ ही नहीं सकती जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, सियासतदानों के हाथ में बात नहीं आती। सर ये दोनों चीजें, इस पर राना साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर इजाजत दें राना साहब, मैं हफीजुल नैज़ साहब का पहले ले लूँ मौके, फिर मैं आपके पास आता हूँ। नैज़ साहब, आप इस जवाब से मुतमईन है कि तहरीकों के नतीजे में इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर बने, और आज भी अगर आप उनको रिहा करें तो आलम देख लीजिएगा शायद माजी में इसकी कोई मिसाल ना मिलती हो? ये जट साहब का जवाब है। देखें जी, मैं उनकी बड़ी जो बसीरत उसकी कदर करता हूँ, और माशाल्लाह हमेशा बड़े दोनों एहसान भी बहुत खूबसूरत जवाब देता है, और बड़ा जचतुल्ला दलील के साथ बात करते हैं, और जट साहब भी दलील के साथ बात करते हैं, और उनको बहस नहीं कर रहे। मेरे ख्याल हम एक दूसरे के बारे में ओपिनियन दे रहे हैं, और बिल्कुल मेरे अंदाजे गलत होंगे।
लेकिन अगर तो टीवी की कंजम्पशन के लिए एहसान राना साहब ने अपनी पार्टी के हर अच्छे बुरे काम या हर अच्छे बुरे काम से मुराद है कि हर काबिल डिसीजन की उन्हें हमायत करनी है। खैर इन्होंने बड़े ऑनेस्टली कहा कि मैं उसमें अजमा के उसके स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करता हूं, और अगर जज साहब ने ऐसे करना वो अलग बात है। पहली बात यह जी कि सबसे आसान काम होता है अपने आप को धोखा देना, और वो अगर वाकई हम अपने आप को, क्योंकि किसी को आप देख नहीं सकते, जितनी बातें की हैं मेरा ख्याल है सिद्ध के दिल से वो समझते हैं कि कामयाब नहीं हुई। पता नहीं अंदर से हो सकते तहरीक इंसाफ के जो अक्लमंद दिमाग है उन्हें बताया हो कि ये तहरीक इंसाफ जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने आप मूवमेंट चला सके। इसका ताल्लुक उनकी पॉपुलैरिटी से नहीं होता। मैं खुद कह रहा हूं कि इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं, मैंने बल्कि उनको पैगाम भिजवाया है कि हजूर आप यकसू हो जाएं, आपके पास अल्लाह ने इतनी इस वक्त सपोर्ट दिया, पब्लिक सपोर्ट दिया है, कतई नजर कि वो पब्लिक सपोर्ट जो है उसके अंदर ये जो फॉर्म 47 या RTS ये सारे मैं जानता हूं। अगर फॉर्म 47 के साथ इनकी अच्छा होता अक्ल का तकाजा कि RTS को भी हमेशा ये उसका भी मेंशन किया करे कि हमने हमारे साथ भी एक वारदात हुई है या उस वक्त नवाज शीशा के साथ वारदात हुई, अब हमारे साथ हो गई है। मैं तो मानता हूं कि दोनों RTS और 47 जो है बिल्कुल एक तरह के 47 हो सकता है बहुत ज्यादा करना पड़ गया, RTS में थोड़ा करना पड़ा हो, लेकिन कतई नजर इसके ये सारी चीजें हमारे सामने और तारीख के अंदर रकम है। दोनों इलेक्शन के ऊपर जो है जब भी बात होगी इनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। इमरान खान साहब की हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को उसी पैराए में देखा जाएगा। अब इन्होंने कहा जी कि मुफाहमत और मुखासमत, इसमें से क्या लेना है? मैं कहता हूं इमरान खान साहब आज चुन लें कि मैंने इस हुकूमत जो करनी है, जो जिसको करना चाहिए, इसको बिल्कुल हमने मुखासमत करनी है, हमने लड़ना है और हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी। जी राना साहब, सर आपका मौक़िफ़, एक तो IMF वाली बात भी का जवाब भी आपने सुन लिया, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, कहिए सर आखिरी पॉइंट। देखिए बड़ी बड़ी सादी सी बात है, ये ग्रैंड अलायंस बननी थी और उसने तहरीक चलानी थी। अब PTI ने जी खान साहब ने इजाजत दे दी है कि आप तहरीक चलाएं। पहली बात तो ये कि मौसम ही नहीं है तहरीक वाला, तो अगले जो 3-4 महीने हैं वो तो गर्मी के मौसम है, तो उसको मैं तो भूल जाए आप असद साहब की कोई तहरीक चलने वाली है। शायद ये अक्टूबर-नवंबर में जाके कोई इस तरह की कोई बातें जो है वो वाकई कोई मानी खेज हो, लेकिन उस वक्त भी चैलेंज ये होगा कि तहरीक किसने चलानी है, लीमा बीबी ने चलानी है और दूसरी तरफ गौहर एजाज साहब ने चलानी है जो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो जमात जो है वो तो तकसीम दर तकसीम का शिकार है, दस्तों गिरबान है, एक दूसरे को मानते नहीं है, एक दूसरे को पहचानते नहीं है। तो ये अभी जो है ना ये मामला, अभी तो मैंने आपको असल वजह बता दी, अभी मौसम भी गर्म है, तो बहुत दूर है अभी तहरीक कोई या कोई इस तरह का मामला जो है। और फिर वो जिस तरह हफीज साहब ने बताया कि जब अगर KPK से कोई तहरीक आई तो फिर वो जो है वो 12 जिले घूम के वापस चले जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और निसार जट साहब, आपका शुक्रिया। हिलाल साहब आप साथ ही रहेगा, अगले पार्ट में मैं आपसे तफसीली ज़रा मौक़िफ़ लेता हूँ और हमारे साथ जनरल जाहिद महमूद साहब भी मौजूद होंगे। हम देखेंगे कि ये फितना अल ख़ारिज और फितना अल हिंदुस्तान, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान में जो खेल खेल रहे हैं, इसके सबूत अब पाकिस्तान कहाँ रखने जा रहा है। और FATF की ग्रे लिस्ट, जहाँ पर भारत पाकिस्तान पर यह कह रहा है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, वहाँ क्या पाकिस्तान के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि इंडिया के खिलाफ सबूत FATF को फराहम करे और कहे कि एक्चुअली तो बलूचिस्तान में जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है वो इंडिया कर रहा है, इंडिया को FATF की ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। कुछ इससे जुड़े और मामला भी हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब 4 मुल्की दौरे पर हैं। वो फितना अल ख़ारिज और फितना अल हिंदुस्तान की जो मुश्तरका पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसके खिलाफ, भारत के खिलाफ जो है उसके हवाले से हिमायत हासिल करना चाहते हैं। और इसी तरह से जो भारत ने पाकिस्तान पर जाहरियत की है और उसमें उसको मुंह की खाना पड़ी है, उस हवाले से भी वो अपना मौक़िफ़, अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनकी हिमायत हासिल करने के ख्वाहिशमंद भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली जो भारतीय दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हैं और ख़ास तौर पर अभी जो बच्चों के स्कूल के बच्चों पर हमला किया गया था, उन बच्चों की तादाद शहीद होने वालों की 8 हो गई है। और उल्टा खुद भारत चाहता है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, जबकि ये मुकदमा तो खुद भारत के खिलाफ बनता है कि उसे FATF की ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। अब इस हवाले से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़फ़र हिलाली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़फ़र हिलाली साहब सीनियर तजज़ियाकार है, बहुत शुक्रिया हिलाली साहब, आपको भी खुशामदीद। सबसे पहले तो जनरल साहब, ये जो
इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए और मुकदमा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो उल्टा खुद इंडिया के ऊपर एक मुकदमा बनता है कि वो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है और पाकिस्तान के पास इसके सबूत मौजूद हैं, डोजियर्स दिए जा चुके हैं यहाँ के दहशतगर्दों को पैसे, सपोर्ट, असलहा, ट्रेनिंग, सब कुछ देने की। तो क्या उल्टा पाकिस्तान को जाना चाहिए फैटफ के पास कि इंडिया को ग्रे लिस्ट में डालें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और हिलाली साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भारत जो इजराइल के साथ मिलकर और जिस तरीके से वो एप्लीकेशन करना चाहता था, वो तो वैसा डिज़ाइन अनफोल्ड हुआ नहीं उसका। ये जिसको हम भारत और हिंदुत्व की एप्लीकेशन कह रहे हैं, असद आपके प्रोग्राम से ये मैं पाकिस्तान में मेरे ख्याल पहली दफ़ा हम बात करने लगे कि ये ज़ायनिज़म और हिंदुत्व दोनों की जॉइंट एफर्ट थी जी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में उन्होंने ज़ायनिज़म ने जो अपने एनिमीज़ हैं, सही है गलत उस डिबेट में जाए बगैर, वो समझते हैं कि शायद हमने ईरान के जो दांत निकालने थे वो निकाल दिए, और उनको फर्दर जो थ्रेट नज़र आता है वो कहाँ से नज़र आता है? पाकिस्तान से नज़र आता है जी। तो शायद उन्होंने भी, मुझे आई हैव अ फीलिंग कि उन्होंने थोड़ा सा पुश किया मोदी को कि इसको हैसन करे, जल्दी करे जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। तो प्रॉक्सी चल रही थी, प्रॉक्सी के बीच में एकदम मिलिट्री की एप्लीकेशन होना, तो इट रेजेज अ क्वेश्चन कि एकदम वो प्रॉक्सी उनकी चल रही है पाकिस्तान। अब उस प्रॉक्सी में शायद हिंदुस्तान अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सका, कि वो समझ रहा था कि जी इंटरनल इनकी कोहेजन को हमने ऑलरेडी डैमेज किया हुआ है, वो ज़्यादा होती जा रही है, डिटेरिएट हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज है, उधर हिंदुत्व का एप्लीकेशन, हिंदुस्तान का जो फितना अल हिंदुस्तान है वो बलूचिस्तान में लगा हुआ है। इकनॉमिकली हम इनको वीक करेंगे और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, हुआ नहीं। इकोनॉमिकली पाकिस्तान ने सीधा होना शुरू कर दिया। हमें सिर्फ फैटफ के पास ही नहीं जाना चाहिए इंडिया के अगेंस्ट, बल्कि आईएई के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि वो एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। इस पर जान साहब आपकी राय क्या? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को हर डोमेन में अब प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा जी। इनकी ये चीज़ें जो हिलाली साहब, देखिए डोजियर्स हैं, सबूत हैं, कुलभूषण यहाँ पे बैठा हुआ है, अमेरिका की अदालतों ने इम्प्लीकेट की, और जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, गुरबख्श सिंह के मर्डर में निकल नामी एक शख्स है, एक यादव है जो अभी भी वांटेड है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स की अदालत ने इम्प्लीकेट किया रॉ को और इनके पॉलिटिकल लीडरशिप को, बीजेपी की। जो 5 आइज़ की रिपोर्ट है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है 5 आइज़ कंट्रीज़ की, कनाडा, बरतानिया जिसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड, उस रिपोर्ट में भी जो कनेक्शन है बीजेपी की पार्टी का और टेररिज्म का, उसके बहुत से सबूत आए हुए हैं। फिर कनाडा ने भी इनकी बहुत सारी चीज़ों के, फिर आपके पास कुलभूषण यादव, द बिगेस्ट क्लाउन इज विद यू। आई मीन आपका मंकी उनका आपके पास है, और उसकी कन्फेशन स्टेटमेंट्स है। देखिए उस वक्त एनवायरनमेंट थोड़ी सी इस तरह की थी कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर था, और जब हम फैटफ में गए, ग्रे लिस्ट में गए, फिर पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की, और फैटफ से निकलने के लिए ये नहीं होता कि उनकी मर्जी होगी है तो अभी आप निकल जाएंगे। इट टुक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट, और मैं आई एम प्रीवी टू दोज एफर्ट्स जो पाकिस्तान ने की, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग में, ये वो, और फिर सॉफ्ट स्टेट। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर आपने देखा कि हार्ड स्टेट की भी जो हम बात करते हैं, एक्चुअली यही है कि जो लूप होल्स हैं या जो कमियां कोताही हैं, अब वो वक्त गुजर गया कि जब हम बर्दाश्त करते थे, एस्केलेशन से बचना चाहते थे, डरना चाहते थे। अब तो इन हमलों के बाद ये जो 6 से 10 मई का जो पाकिस्तान है, उसके बाद जिस पाकिस्तान ने जन्म लिया, अब उसकी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री अप्रोच हैज टू बी डिफरेंट, अग्रेसिव, प्रोएक्टिव, वरना हम रोज इस हिंदुत्व का शिकार होते हैं। और इस हिस्से में हम हिलाली साहब ये देखते हैं कि एक वफ्द पाकिस्तान का डिजाइन किया गया है, वो दुनिया के पास जाएगा और जाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि एक डोजियर हमारे पास मौजूद है, जो हम अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले और कुछ और ताकतों के हवाले पहले भी कर चुके हैं, क्या ये डोजियर एक मरतबा फिर से हरकत में लाना चाहिए? ये सबूत सारे, और उसमें मजीद जो नए सबूत पाकिस्तान के पास आए हैं, वो सारे एक डोजियर बना के अब ये हमारा जो डेलीगेशन है वो साथ ले जाए और दुनिया के सामने रखे कि ये देखें, ये सबूत है, हम आप सबके सामने रख रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि OIC का प्लेटफॉर्म, जहां से अभी तक यानी अक़वाम मुत्तहिदा को तो डोजियर दिया गया था, वहां से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, वो तो शायद पूरी तरह से इफेक्टिव इदारा ही नहीं रहा दुनिया में अपना एक न्यूट्रल रोल प्ले करने के लिए। OIC से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मैं 2 पॉइंट्स कहूंगा अभी। एक तो ये जो पहले पॉइंट्स जो है ये
इधर जाना चाहिए टेररिज्म में, जिधर उनकी इन्वॉल्वमेंट है उसको एक्सपोज करने के लिए। पहले बात यह है कि नहीं चला ना, एक्सपोज तो कर लिया आपने EU डोसियर भेजा, आपने यादाव के कैप्चर और उसकी स्टेटमेंट्स को काफी हद तक पब्लिसिटी दी, और अमेरिकनों ने और कैनेडियंस ने खुद पूरे डिप्लोमेटिक स्टाफ एक के निकाल दिए उधर से, इसलिए कि वो एक्शन लिया गया। मगर हिंदुस्तान और आप में फर्क यह है कि हिंदुस्तान जब ऐसा एक्शन होता है दैट इट टेक्स किनेटिक एक्शन। आप क्यों नहीं किनेटिक एक्शन लेते हैं? जब आप देखते हैं कि कोई इदारा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप जब उनको डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं, वो चल नहीं रहा है, then you have to do something। लास्ट पॉइंट में जन साहब, अभी वैसे तो हिलाल साहब कह रहे हैं कि OIC एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है इनफेक्टिव सा, उससे निकल जाए, फिर उसका फ़ायदा क्या है, लेकिन शायद ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मुतासिर पहले भी हो गए थे जब हमने कोई इस तरह का एक आइडिया बनाने की कोशिश की थी, नया प्लेटफॉर्म डेवलप करने की। आपके ख्याल में कैसे इस प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है? देखिए, एक तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि OIC की एफिकेसी जो है वो न होने के बराबर है इस वक्त। ऐसे तो इस्लामोफोबिया पे पाकिस्तान ने हमेशा आवाज़ भी उठाई है। इस्लामोफोबिया एक इस वक्त, और ये एक जीता जागता एप्लीकेशन है, तो ये अप्रोच तो हम देख रहे हैं कि इस पर हमें जान डालने की ज़रूरत है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसमें जो मेन है वो जो हमारे अरब वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, जब बिग इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादातर हम देखते हैं कि किंगशिप है, वहाँ पे ऐसे डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल प्रोसेसेस तो है नहीं, तो इंटरनल वो चीज़ें ऐसी बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि जिनको हम समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जब अपना मुकदमा पेश करेंगे, अब पाकिस्तान के साथ इस वक्त लोग खड़े होने को तैयार हैं जी। उन्होंने देख लिया है कि देयर इज़ अ कंट्री जो अपनी डिफेंस शो कर रहा है, जो अपना डिफेंस शो कर रहा है, जो अपना पोटेंशियल शो कर रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो उनके इंटरेस्ट है हमारे बाकी इस्लामिक कंट्रीज के, वो वहां पे क्लैश कर जाते हैं। अब देखिए ना, सऊदी अरेबिया की इट्स अ ह्यूज $600 बिलियन डॉलर्स अमेरिकन के साथ आपकी वो हो रही है, और आप कहें कि जी वो हम उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ आप बायलैटरल तरीके से और डिप्लोमेटिक तरीके से बिग पावर्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इट हैज टू बी। लेकिन हमारी जो OIC से भी ज्यादा ना इस वक्त असल तो हमें ये जो चाइना अपना जो रीजन है, फिर तुर्की अब इसमें शामिल हो जाते हैं, जो अपना रीजन, अजरबैजान देखिए अभी इंडिया के निशाने पर है, ताजिकिस्तान अभी इंडिया के निशाने पे है, सो यहाँ ज्यादा काम करने तो चाइना, तो यहाँ इसलिए देखिए ना, चाइना का इधर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जो मैं इकोनॉमी के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, तो हमें कहीं ना कहीं इस इंटरेस्ट को किसी के इंटरेस्ट से जोड़ना पड़ता है। दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाए, ये जो इमोशंस पे वो अपनी पॉलिसीज नहीं चलाते, वो आपने उनको बताना होता है कि जी ये काम आप करेंगे तो आपका ये इंटरेस्ट गार्ड हो। बिल्कुल सही। दे आर नॉट सेइंग कि जी मुझ पे रैम कर दें, देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच। बहुत शुक्रिया। तो हमें भी अब यही अप्रोच अपनानी होगी, और लोगों की स्टेक्स, अब इंडिया इस रीजन के स्टेबिलिटी के साथ अटैच है, और खासतौर पर चाइना, खासतौर पर सेंट्रल एशियन स्टेट्स और रशिया को भी आप इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि अब ये इंडिया इंटरनेशनल टेररिस्ट जब से बना है, ट्रांसनेशनल जब से जा रहा है, और फ्यूचर जो वॉर है जी वो इन्हीं प्रॉक्सी से अब लड़नी है। अब कहीं आर्म फोर्सेस नहीं जाएंगी, या तो उसी के मुताबिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब आपका, जनरल जाहिद महमूद साहब, आप प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जफर यार साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, प्रोग्राम में शिरकत किया आपने। ये आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।